नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में एकदम बेसिक टू जो है, मतलब बेसिक से लेकर हम लोग जो है हायर लेवल तक पढ़ेंगे, यानी जीरो से लेकर जो है हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से समझाएंगे, है ना। इसको आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा, पूरी चीज जानकारी देंगे इसकी। जैसा कि जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कि यदि आप कहेंगे कि ब्लड जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। और इस ब्लड के बारे में सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि हम जो इंसान हैं, हम इंसान के अंदर, यानी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, पहले तो हम ये बता दें आपको। देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि किसी ऐसे लिविंग थिंग्स जिसके अंदर जो ब्लड है ना बाबू, ब्लड, वो ब्लड किसी भी डक्ट के थ्रू से या नली के थ्रू से होकर नहीं बनता है। ऐसे ही मतलब जो है ब्लड जो है बहते रहता है, खून बहते रहता है, ना किसी डक्ट का जरूरत पड़ता है, ना नली का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच, तो आप कॉकरोच को उठा के ऐसे देखेंगे ना भाई, तो कॉकरोच में आपको ऐसे ही ब्लड दिखते रहेगा गिरते हुए। और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है हम लोग का जो ब्लड है ना, ये याद रखिएगा, हम लोग का जो ब्लड है उसमें जो ब्लड है एक पाइप के थ्रू से होकर गुजरते रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि हमारा ब्लड ऐसे ही नहीं बहता है। हमारे ब्लड में जो है ना बाबू, हमारे बॉडी में एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। अब वो क्या है भाई? वेन्स। ये क्या है? आर्टरी और वेन्स ये क्या है? इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या है आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये आपको मिलेगा। यानी एक पाइप के माध्यम से जो है हमारा ब्लड बहते रहता है। तो आई होप कि यहां तक समझ में आ गया हो। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ह्यूमन जो ब्लड होता है ना बाबू, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं बाबू? ह्यूमन ब्लड के स्टडी को बोलते हैं क्या? हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ पर हिमेटोलॉजी बोलते हैं। यानी आप किसी ब्लड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हिमेटोलॉजी बोलते हैं। और कोई डॉक्टर जो ब्लड स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं हिमोलॉजिस्ट बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि ब्लड के स्टडी को क्या बोला जाता है? हिमेटोलॉजी बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ध्यान से कि ब्लड को जो है, ब्लड को कनेक्टिंग टिश्यू बोला गया है। क्या बोला गया है बाबू? ब्लड को कनेक्टिंग टिश्यू भी बोला गया है। अब ये कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, देखिए ध्यान से। देखिए, पहले तो बोला क्या है कि ब्लड इज अ, यहां पर लिखा हुआ है कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। लिक्विड मतलब होता है तरल पदार्थ, तरल मतलब लिक्विड, क्यों आप जान ही रहे हैं। और इसको कनेक्टिंग टिश्यू बोला गया है। तो सर कहने का मतलब ये है कि आप ये बताना चले कि ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ब्लड भी क्या है? एक तरह का टिश्यू है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसी ब्लड में क्या होता है, टिश्यू किसको बोलते हैं आप ही बताइए? जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो सर इसका मतलब कि ब्लड यदि टिश्यू है तो ब्लड भी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा? हम कहेंगे हाँ। देखिए, यानी ये ब्लड है बाबू, है ना। इस ब्लड के अंदर में क्या होगा? बहुत सारा ब्लड तो अपना टिश्यू है, तो इसके अंदर बहुत सारा सेल होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें सेल क्या होगा बाबू? इसमें होगा आरबीसी, इसमें होगा बाबू क्या? डब्ल्यूबीसी, है ना। और इसमें क्या होगा सर? इसमें इसमें होगा प्लेटलेट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है, जो है आरबीसी है और प्लेटलेट्स भी है। अब ये सब क्या है सर? ये सब सेल है और बहुत सारे सेल के मिलने से क्या बनता है? ब्लड बनता है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि ब्लड को क्या बोला जाता है? ब्लड को बाबू बोला जाता है क्या? एक जो है कनेक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है। अब कनेक्टिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं, है ना। टिश्यू तो बोलते हैं, लेकिन सर कनेक्टिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं? इसको ऐसे समझिए कि बाबू मान के चलिए कि आपके दिमाग को क्या चाहिए? कुछ विटामिन चाहिए या कोई जो हार्मोन चाहिए। यदि आपका आंख है यहाँ, है ना, लीवर ने कुछ बनाया, मान लो कि लीवर ने कुछ बनाया और लीवर बना के आपको देना है ब्रेन को, या फिर आपके आंख, आपने जो भी कुछ खाया, चाहे विटामिन ए खाया, बी खाया, कुछ भी खाया, अब वो विटामिन ए जानते हैं विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी हो जाता है, सी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, बहुत सारा चीज ऐसे हैं। तो अब एक चीज समझिए कि विटामिन ए आप मान लीजिए खाते हैं और उसकी जरूरत है आपको, तो क्या यहां से ऑटोमेटिक क्या आपके आंख तक पहुंच पाएगा? आप कहेंगे नहीं। मान लीजिए कि कोई विटामिन
या कोई भी चीज जो आपके ब्रेन को जरूरत है, क्या विटामिन खुद उठ के आएगा? आप कहेंगे नहीं। तो कैसे जाएगा भाई? ब्लड जो है ना, ब्लड, ह्यूमन ब्लड जो मानव के शरीर के अंदर 24 घंटा 7 दिन ऐसे ही घूमते रहता है। आप किसी भी पार्ट्स को काट लीजिए बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा एक ब्लड। ठीक है, तो आपने जो भी खाना खाया ना मेरे दोस्त, आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने में से जो भी आपका विटामिन है ये एब्जॉर्प्शन होकर वो क्या होता है? ब्लड में घुल जाता है। और ब्लड, चूंकि जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब आदमी है, ब्लड एक तरह से बोलिए कि ऐसा एक आदमी है ना, कि वो कहीं भी घूम रहा है इधर उधर, और उसको कहीं भी चल जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और अपने साथ में जो है ना ब्लड, अपने साथ में बहुत सारा चीज लेके जा रहा है ब्लड, और उसके थ्रू से मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गन को ग्लूकोज का जरूरत है ना, ग्लूकोज हुआ, विटामिन हुआ, ये सब सारा चीज है। तो ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड अपने साथ में क्या कर रहा है बाबू? अपने साथ में ब्लड क्या कर रहा है? वो विटामिन को लेकर जो है आगे पहुंच जा रहा है और ब्रेन तक पहुंचा दे रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यानी किसी भी ऑर्गन को, तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि किसी भी ऑर्गन को जो जरूरत पड़ता है तो वो कौन पहुंचाता है बाबू? वो ब्लड पहुंचाता है। इसीलिए ब्लड को क्या बोला गया है? कनेक्टिंग टिश्यू। अब हमें एक एडवांस लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं कि ब्लड को जो है ना मीजोडर्मल ऑर्गन बोला जाता है। आप कहेंगे सर ये क्या है? ये मीजोडर्मल ऑर्गन क्या है, ये बताइए। हम इस चीज की पूरी जानकारी देते हैं। और देखिए बताओ, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके माँ के गर्भ में, है ना, माँ के गर्भ में आपका पहले एक कुछ जर्म सेल बन रहा होगा। बहुत बार बताएं आपको, माँ के गर्भ में दोस्तों सबसे पहले आपका कुछ क्या बनता है? जर्म सेल बनता है। अब जर्म सेल क्या होता है असल, ये भी चीज बता देते हैं। देखिए, ऑर्गन बनने से पहले जो है ना एक जर्म सेल बनता है, एक लेयर बनता है। अब वो लेयर क्या है वो बताते हैं। देखिए, हम आपको एक सर्किल के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 नंबर सर्किल यहां पर दिया है, 2 नंबर सर्किल और 3 नंबर। बाबू 1 नंबर जो सर्किल है ना, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। अब देखिए 2 नंबर जो है ना, इसको बोलते हैं मीजोडर्म, और 3 नंबर जो है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि माँ के गर्भ में आपका जब बॉडी बन रहा होगा तो सबसे पहले जर्म सेल बनता है, एक लेयर बनता है। ठीक है, वो ही लेयर जो है आगे चलकर क्या करता है? फर्दर ऑर्गन बनाने का काम करता है। मतलब समझ गए कि ऑर्गन तब बनेगा जब एक क्या बनेगा? ये लेयर बनेगा। बात समझ रहे हैं? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये लेयर का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ये लेयर नहीं बनेगा बाबू, तो फिर आपका ऑर्गन ही नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना बात? समझ रहे हैं? तो अब सबसे पहले ये समझिए कि ये जो है ना 1 नंबर वाला, ये आउटर सेल है। ये क्या है? ये है आपका आउटर। आउटर मतलब होता है बाहरी लेयर, जिसका नाम क्या है? एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म से जो ऑर्गन बनेगा उसको बोलते हैं एक्टोडर्म ऑर्गन। और 2 नंबर पे है मीजोडर्म। ये होता है मिडिल लेयर। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं MIDDLE, मिडिल। ये क्या है? मिडिल लेयर है। अब इसका नाम है मीजोडर्म। अब इसी से क्या होता है? जो इससे ऑर्गन बनता है तो इसको बोलते हैं मीजोडर्म ऑर्गन। तो इसीलिए यहां पर लिखे हैं कि ब्लड इज अ मीजोडर्मल ऑर्गन, यानी ये इस वाला जो लेयर से आगे डेवलप होके क्या बना होगा? आपका ब्लड। ये बहुत बार नीट का भी क्वेश्चन है, ये याद रखिए। अब तीसरा नंबर पे याद रखिएगा, इसको बोला जाता है एंडोडर्म। क्या बोला जाता है? ठीक है, एंडोडर्म। अब ये इससे जो ऑर्गन बनेगा तो इसको क्या बोला जाता है? जो है इससे जो बनेगा एंडोडर्म ऑर्गन बोलेंगे। आई होप की चीज हम सारा चीज बताएंगे आपको कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, मीजोडर्म से क्या क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या क्या बनता है। तो ब्लड जो है ना बाबू, ये याद रखेगा मीजोडर्म। ठीक है, आई होप की याद है मीजो। ठीक है, मीसो आजकल जो है तो ये भी आया है ऑनलाइन वाला, तो उससे आप थोड़ा सा ट्रिक से मीजोडर्मल ऑर्गन याद कर सकते। अब आप हमसे पूछेंगे, ठीक है, कि बताइए ऑन एन एवरेज मेल में कितना होता है ब्लड? मेल में बाबू, मेल में जो होता है ना 5.5 से 6.5 लीटर के आसपास जो है बॉडी में ब्लड होता है, याद रखिएगा मेल में। और यदि फीमेल में बोले ना, तो फीमेल में याद रखिएगा कि 4.5 से 5 लीटर के अप्रोक्स मान के चलिए कि शरीर में ब्लड होता है, चाहे कितना भी मोटा हो, कितना भी पतला हो। तो ये याद रखिएगा कि मेल में ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर के आसपास में ही ब्लड रहता है, और फीमेल्स में 1/2 से 1 लीटर ब्लड कम रहता है। अब आप कहेंगे कि सर ये फीमेल में ब्लड क्यों कम होता है? जैसा कि जानते हैं एक जो प्राकृतिक है, जो बॉडी है हमारे फीमेल्स का, वो उसमें क्या है कि आप जानते हैं कि हर महीने उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होता है फीमेल्स में, जिसके वजह से वहां पर जो है मतलब फीमेल्स के बॉडी में 1/2 लीटर ब्लड जो है कम पाया जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे।
आई होप कि यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आपको ये चीज बताते हैं कि ये तो तीनों लेयर हम बताए हैं, इस तीनों लेयर से क्या क्या ऑर्गन बनता है, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा है, बहुत अच्छे से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहला तो हम बता दिए कि सर ये क्या है, मेसोडर्मल ऑर्गन है, यानी ब्लड जो है किस लेयर से मिलकर बना है, तो मेसोडर्मल ऑर्गन से बना है। तो क्या सर इससे ये मेसोडर्मल ऑर्गन जो है, सॉरी लेयर जो है, इससे कुछ और भी बना है क्या? तो याद रखिएगा कि आपका जो ह्यूमन का हार्ट होता है ना बाबू, हार्ट में एक तरह का मसल्स रहता है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल भी जो है ना बाबू, ये मेसोडर्मल ऑर्गन से ही, मतलब जो है मेसोडर्मल लेयर से ही क्या हुआ है, डेवलप होके बना है। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए हम एक पिक्चर्स दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, ये पिक्चर्स आपको दिख पा रहा होगा, ये वाला। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, एंडोडर्म दिख रहा है आपको, ये क्या है, एंडोडर्म है ना, ये क्या है, एंडोडर्म है। तो देखिए एंडोडर्म से क्या होता है, मेसोडर्म तो हम आपको बता ही दिए, मेसोडर्म से क्या होता है, देखिए कार्डियक मसल जो हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये क्या है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आपको दिख रहा है, ठीक है, जो हम बताएं कि कार्डियक मसल भी है। अब देखिए आरबीसी भी है ना। और किडनी जो होता है ना बाबू, ट्यूबल सेल ऑफ टू द किडनी, ये भी किससे बना है बाबू, मेसोडर्म से। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, अब ये क्या है, इंटरनल लेयर, इंटरनल यानी एंडोडर्म दिख रहा है आपको, एंडोडर्म। चलिए हम यहां पर दिखाते हैं, एंडो, एंडो मतलब ये वाला। लेकिन एक्टोडर्म से पूछेगा ना, तो एक्टोडर्म से ही आपका जो शरीर का स्किन है ना, स्किन जो बाहरी लेयर है, बाहरी, ठीक है, एक नंबर जो एक्टोडर्म है ना, इससे क्या बना है, आपका स्किन बना है, जो शरीर का स्किन है, ठीक है। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्टोडर्म, ये स्किन सेल जो है ना, स्किन सेल, ये क्या है, ये आपका, और न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, न्यूरॉन ऑफ जो ब्रेन है आपका, ब्रेन में न्यूरॉन आप पढ़े होंगे, वो भी किससे बना है, एक्टोडर्म से बना है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो एक्टोडर्म से हमने क्या बताया आपको, बताइए फिर से, एक्टोडर्म से आपका स्किन भी हो जाएगा, है ना, और ब्रेन का न्यूरॉन हो जाएगा। मेसोडर्म से हम आपको बता दिए क्या क्या, एक तो ब्लड है, और एक कार्डियक मसल है, और किडनी का टेम्यूस भी है। अब भैया एंडोडर्म से बताइए, है ना, जो इनर वाला मतलब जो लेयर होता है, ये आउटर, ये मिडिल, और ये सबसे अंदर यानी इनर वाला लेयर। तो चलिए इसको भी देख लीजिए। अब देख लीजिए इंडोडर्म, एंडोडर्म से क्या क्या बनता है भैया, थायराइड ग्लैंड जितना भी होता है ना, थायराइड सेल, है ना, थायराइड ग्लैंड, ये इसी से बनता है। आपका लंग्स जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा के सेल भी इसी से बनता है। पैनक्रियाटिक सेल जो होते हैं ना, ये भी इसी से बनते हैं। तो आप, आई होप कि ये चीज बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, ब्लड के सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके शरीर में ऑन एन एवरेज जितना भी जो वेट है बाबू, उसका वेट जो है ना, ऑन एन एवरेज 7% जो टोटल बॉडी का वेट है बाबू, वो क्या है, वो 7% टोटल बॉडी का वेट का कितना होता है, आपके ब्लड का ही होता है। टोटल बॉडी का वेट का 7% आपका क्या होता है, तो ये भी किसका होगा, ये ब्लड का होगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा कि आपके शरीर का जितना भी वजन है उसका 7% जो है ना, आप निकाल लीजिए तो वो आपके बॉडी का वेट का होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अब आपसे हम पूछें कि भैया ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप बताएंगे कि ब्लड का पीएच वैल्यू बाबू कितना होता है, 7.4 होता है। याद रखिएगा, बहुत बार रेलवे एसएससी ये सब एग्जाम में पूछा गया है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है बेटा, 7.4। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है सर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आई होप कि ये चीज समझ पा रहा हूँ। अब देखिए ये जो ब्लड होता है ना बाबू, ये एल्काइन नेचर का होता है। क्या, किस नेचर का होता है, एल्काइन नेचर का। अब कहेंगे सर ये एल्काइन नेचर क्या होता है, ये बता दीजिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड को आप कभी भी पानी में मिलाएंगे ना, तो ब्लड पानी में घुल जाता है, यानी ये घुलनशील चीज होता है, घुल जाता है, जिसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, एल्काइन नेचर, और जो है मतलब क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ब्लड को टेस्ट कीजिएगा। यदि आप ब्लड कभी टेस्ट किए होंगे, आपका कट फूट गया होगा कभी, है ना, ब्रश करते समय आपको लग गया होगा, तो ब्लड कैसा होता है ना, एसिडिक नहीं है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, वो क्षारीय प्रवृत्ति का है, और एल्काइन नेचर इसलिए बोला जाता है ताकि वो घुल जाता है किसी भी चीज में। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो अब चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यदि ब्लड के टेम्परेचर की बात करूं, है ना, ब्लड के मैं टेम्परेचर की बात करूं, तो टेम्परेचर कितना होता है बाबू, इसका 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात जो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सर एक चीज बताइए कि ब्लड बनता कहाँ है। ये आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ब्लड बनता कहाँ है। आपको यदि मैं बताऊं तो आपको बहुत ही हैरानी होगी जान के कि भाई ब्लड जो है ना आपके बोन में बनता है। आप बोलेंगे बोन में, हमारे बोन में, हड्डियों में बनता है। यस, जी हाँ,
आपके बोन में जो है ना, हड्डी में ब्लड बनता है। आप कहेंगे सर ये कैसे? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो अब याद रखिएगा, बहुत बार आपसे आता है कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, यानी हिंदी में इस बोन मैरो को अस्थि मज्जा कहा जाता है। अब ये सर बोन मैरो होता क्या है, ये चलिए हम आपको बताते हैं। बाबू ये देखिए, ये आपका बोन है, बोन जो, अच्छा ये बोन मैरो क्या होता है, मतलब वही चीज बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सा एक क्या है, आपको एक बोन है, और इस बोन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, एक खोखला सा जगह होता है, खोखला सा, ठीक है। और यही वाला खोखला जो जगह होता है, यही होता है आपका बोन मैरो। आई होप कि चलिए इसको एक बड़ा सा पिक्चर्स में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बोन मैरो, यहाँ पर क्या होता है बाबू, एक खाली जगह होता है, और इसी खाली जगह में क्या होता है, आपका ब्लड बनता है। तो ये याद रखिएगा कि आपका ब्लड कहाँ बनता है बेटा, तो ब्लड बनता है आपके बोन मैरो में। अब आप कहेंगे सर देखिए हमारा यहाँ भी तो हड्डी है ना, हमारे यहाँ भी तो हड्डी है, तो क्या यहाँ बन जाएगा क्या? नहीं। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि हमारा ये जो बोन है, ये वाला बोन है, पैर का बोन है, फीमर बोन्स, थाई बोन, जांग का, जो बड़े बड़े हड्डियां होते हैं ना, जो बड़े बड़े बोन होते हैं, उसमें आपका ब्लड बनता है। तो याद रखिएगा बोन इसलिए। अब बोलेंगे सर ये फिर ब्लड आ कैसे जाता है, बन तो जा रहा है बोन मैरो में। तो बेटा हम आपको ये चीज बता दें कि यहाँ पर छोटे 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 क्या होते हैं, यहाँ पर पोर होते हैं। पोर मतलब होते हैं छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू से बनता तो यहाँ पर है, और बनने के बाद फिर ये क्या होता है, पोर से फिर क्या हो जाता है, ये आ जाता है बाहर। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है मेरे दोस्त, ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। आई होप कि ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चीज देखिए आप बहुत अच्छे से, ये वाला भी ड्राइंग आप देखिए, यहाँ पर देख पा रहे होगा बोन मैरो, और यहाँ पर होल आपको दिख पा रहा होगा, देखिए थोड़ा थोड़ा सा होल है ना, और ये होल के थ्रू से फिर क्या होता है, ब्लड बन के बाहर आ जाता है, जहां की आप देख पा रहे होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीज होते हैं हमारे ब्लड में। आई होप कि ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी। यदि किसी भी चीज का आपको दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया। अब आगे बढ़ जा रहे हैं। अब जैसा कि जानते हैं, सर आप एक बात बताइए, ये भी बहुत मस्त वाला पॉइंट हम बता रहे हैं कि एक बात बताइए सर, आपने अभी कहा कि बोन जो बनता है ना, तो बोन कहाँ बनता है, मतलब आप सॉरी ब्लड कहाँ बनता है, आपने कहा कि सर बोन मैरो। बोले चलो ठीक है, लेकिन आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर एक बात बताइए, जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है या महज सिर्फ 1 से 2 महीने का है, उसका तो सर बोन बहुत अच्छा से विकसित नहीं है, यानी डेवलप नहीं है। तो उस परिस्थिति में उस नन्हा सा बच्चा जो है, या फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो समझते हैं, माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, उसे पल रहा होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो सर माँ के गर्भ में यदि बच्चा पल रहा है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे का ब्लड किस में बनेगा? अच्छा ठीक है, मेरा तो बन जा रहा है ना बोन में, लेकिन उस बच्चे का तो बोन ही नहीं है बहुत बड़ा। अब छोटा सा बच्चा आप लिए होंगे तो कितना ही, उसका बोन तो बहुत अच्छा नहीं है ना, पैर का इतना बोन डेवलप हुआ है। तो उस कंडीशन में बताइए सर कि बच्चे का जो है ब्लड कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि एम्ब्रियो यानी एक बच्चा का जो बोन, मतलब जो ब्लड फॉर्मेशन होता है ना, जब वो बच्चा रहता है ना, उस समय उसका ब्लड बनता है लीवर में। कहाँ बनता है बाबू? याद रखिएगा ये लीवर में। ये भी क्वेश्चन कितने आदमी को पता था, ये भी जरूर बताएं। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि जो बच्चा होता है, उस बच्चे का कंडीशन, मतलब जो ब्लड होता है उसमें लीवर में ब्लड बनता है। और ये चीज तो आपको पता ही होगा मेरे दोस्त, ये कि ब्लड का कलर क्या होता है बाबू? रेड। अब पिंक वाला कोई बच्चा नहीं आ जाना यहाँ पर कि भैया पिंक भी होता है। ये याद रखेगा कि ब्लड के कलर क्या होता है हमारे पास? रेड होता है। लेकिन आप ये जरूर जानिए कि ब्लड के कलर का रेड क्यों होता है? क्योंकि बाबू इसमें एक पिगमेंट्स रहता है, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है मेरे दोस्त? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से ही मेरे दोस्त क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के वजह से ही आपका खून कैसा होता है? लाल दिखता है। अब भैया हिम का मतलब क्या होता है? हिम एक आयरन कंपाउंड है, याद रखिएगा। हिम क्या है? हिम एक क्या है? आयरन कंपाउंड है, याद रखिएगा। ये क्या है? आयरन कंपाउंड, यानी यहाँ पर लोहे का यौगिक है। आप बोलेंगे लोहा पाया जाता नहीं, ये मिनरल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज है, सॉरी ये कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये चीज भी हो। अब ये ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा, आपसे बहुत बार सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है? आप बताएंगे ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये पिक्चर्स में भी देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होता है? आयरन जो है मिलकर क्या बना लेता है? हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर लिखा है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इज द आयरन ऑफ द साइट ऑफ द ऑक्सीजन बाइंडिंग, ठीक है। और जिसकी वजह से वो क्या होता है, जो है लाल कलर आ जाता है। तो आई होप कि ये चीज भी हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब देखिए, बहुत बार आप जब ब्लड देने गए होंगे, ब्लड आप जैसे ही देने जाते होंगे
तो सबसे पहले बहुत बार आपको हीमोग्लोबिन चेक करवाना पड़ता होगा। जैसे ही आप ब्लड टेस्ट देने जाते होंगे, डोनेट करने जाते होंगे, तो सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन चेक करवाना पड़ता होगा मेरे दोस्त। तो अब आप समझिएगा कि हीमोग्लोबिन एक मेल में कितना होना चाहिए और फीमेल में कितना होना चाहिए। यदि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है, ठीक है, अब हीमोग्लोबिन क्या है ये तो हम आपको बता दिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपका खून का लाल रंग दिखता है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो ऐसे करके चेक करता है, देखा है ना, बहुत बार आप बताइएगा, है ना डॉक्टर। तो हीमोग्लोबिन वही है। तो एक मेल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए ये भी हम बता देते हैं, और फीमेल में आप लोग कभी भी आप डोनेट करने जाएंगे तो देखिएगा सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन चेक करता है। ऐसे कुछ रहता है, ऐसे करके ब्लड आपका ऐसे मारेगा और एक लिक्विड में डाला जाता है, ठीक है, इससे पता चल जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है या नहीं है, बताइएगा। देखिए सबसे पहले यदि हम मेल में बात करें, मेल में तो मेल में जो है ना 15 से लेकर 2 + 2 हम लिख दिए हैं, यानी 15 से लेकर 17 के बीच। यदि 15 से लेकर 17 यूनिट है आपका हीमोग्लोबिन, लेकिन कितना में सर, देखिए 100 ml ब्लड में लिख दिया है यहाँ पर बाबू। 100 ml ब्लड में यदि आप 100 ml ब्लड देखेंगे तो उसमें आपका 15 से लेकर मतलब 2 यूनिट हम प्लस लिख दिए हैं, 15 से 17 के बीच में यदि आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है तो आप ठीक है। लेकिन 15 से यदि कम है तो आप खून नहीं दे सकते, क्योंकि आप यदि खून दे देंगे ना तो आप ही को फिर पता चला कि उसको खून चढ़ाना पड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप खून नहीं दे सकते हैं। हाँ, अब पापा की पड़ी लोग, आप लोग भी सुन लीजिए। पापा के पड़ी लोग के लिए बाबू 13 + 2 लिख दिया, यानी 13 से लेकर 2 कि हम बता रहे थे आपको कि फीमेल्स में कितना होता है, तो फीमेल्स में 13 + 2 यूनिट यानी 100 ml जो ब्लड होता है, 100 ml ब्लड जो है वो उसमें आपका इतना होना चाहिए। यदि इससे कम है बाबू, खास करके सुनिए पापा की पड़ी लोग, यदि इससे आपका जो हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो गोलगप्पा खाना छोड़ दो। गोलगप्पा खाना छोड़ दीजिए आप लोग, पिज्जा बर्गर सब खाना छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं, बकलोलिया सब देख लो थोड़ा, ये चीज भी लिख दिए। चलिए, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि क्या है नहीं है। अब चलिए, अब आप बहुत बार सोचते होंगे कि सर हम बहुत बार जब जाते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, तो ब्लड डोनेशन करने के लिए जाते हैं तो कितना ब्लड लिया जाता है ये भी याद रखिएगा। ऐसा तो नहीं कि हम पहले ही बता दिए, आपके शरीर में बाबू 5 से 6 ही लीटर ब्लड है, ये याद रखिए। इतना लीटर, 5 से 6 लीटर, इससे ज्यादा ब्लड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेशन करने के जाएंगे तो 1 लीटर खून ले लिया जाएगा, नहीं। तो आप बहुत बार सुनते होंगे 1 यूनिट खून का जरूरत है, 2 यूनिट खून का जरूरत है किसी को चढ़ाने के लिए, है ना, बहुत बार। तो 1 यूनिट यानी आप जो ब्लड देते हैं ये पाउच में, इसी तरह का पाउच रहता होगा, आप बहुत बार देखे होंगे जब डोनेट किया जाता है तो इसी पाउच में जो है ब्लड आप लोग डोनेट करते होंगे। तो सर ये पाउच में कितना ब्लड आता है ये बता दीजिए। यानी ऑन एन एवरेज जो है ना 300 से लेकर 350 ml जो है, ये इतना ही जो क्वांटिटीज में आप क्या करते हैं, ब्लड को डोनेशन करते हैं। आपका आधा लीटर खून नहीं निकाल दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और ब्लड को डोनेशन करना चाहिए, जितनी बार आप ब्लड डोनेशन करेंगे आपका नया जो है फिर से ब्लड बन जाता है। आप खान पान अच्छा करेंगे, है ना, मतलब जो ग्लूकोज या मतलब सब चीज आप खाना आहार बहुत अच्छे से लेंगे तो आपका वापस से क्या होता है, ये ब्लड वापस से रिकवर, और ब्लड देना चाहिए, इससे आपको बहुत सारा चीज जो है फायदा भी होता है। तो ये याद रखिएगा 300 से लेकर 350 ml जो ब्लड है यही आप डोनेट करते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब में से कितने लोगों को ये पता है दोस्त कि यदि हम बात करें कॉकरोच की, है ना, तो कॉकरोच में आप जानते हैं कि इसके जब कॉकरोच के ब्लड का जो कलर होता है वो रेड नहीं होता है, वो कैसा होता है बाबू, ये व्हाइट होता है। अब ये व्हाइट होता है ये याद रखेगा। अब व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी एक तरह का पिगमेंट्स रहता है बाबू। ये क्या है, ये पिगमेंट्स है, ये क्या है, ये पिगमेंट्स है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, है ना। तो यानी हमने आपको बताया कि व्हाइट कलर क्यों होता है सर, क्योंकि व्हाइट कलर का एक पिगमेंट होता है, नाम क्या है सर इसका, हीमोलिम्फ। क्या नाम है, हीमोलिम्फ नाम का एक पिगमेंट्स होता है, जिसके वजह से, लेकिन हम आपको बताए थे, आप बताइए कि इंसान के शरीर में जो ब्लड रेड है वो रेड किस पिगमेंट की वजह से है, हम आपको बताए थे हीमोग्लोबिन की वजह से। अब यहाँ पर भी जो है हीमोग्लोबिन यहाँ नहीं है, यहाँ है हीमोलिम्फ, जिसके वजह से कॉकरोच का जो कलर है वो जो है व्हाइट होता है। पापा की पड़ी लोग का फेवरेट है, दिखा दीजिए तो एकदम भाग जाएगी तुरंत। अब आते हैं थोड़ा सा भाई ऑक्टोपस के पास। ऑक्टोपस जो होता है ना, ऑक्टोपस जो होता है याद रखेगा, ऑक्टोपस के ब्लड का कलर क्या होता है बाबू, ये ब्लू होता है। अब ब्लू है तो सर इसमें भी कुछ ना कुछ पिगमेंट्स होगा, भाई क्या है, इसमें है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट्स होता है, जिसके वजह से ऑक्टोपस का भी जो है ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से ये बात सुनिए
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स करवाएंगे। देखिए सबसे पहले ब्लड हम आपको बता दें, ब्लड बाबू दो तरह का होता है। कैसे, कितना तरह का होता है बाबू? ब्लड दो तरह का होता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, यहां से ले लीजिए। आई होप कि आप ले लिए होंगे। अब हम आपको बहुत अच्छे से बताते हैं बाबू। देखिए ब्लड दो तरह का होता है, एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। ध्यान से समझिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे शरीर में ब्लड का दो टाइप होता है, एक हमने क्या बताया आपको, प्योर ब्लड, और एक होता है इम्प्योर ब्लड। अब ये मत समझिएगा आप कि इम्प्योर का मतलब क्या है सर, कि ये ब्लड कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा। और प्योर का मतलब हमारे काम का है और इम्प्योर का मतलब है हमारे काम का नहीं है, नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। अब प्योर का मतलब क्या होता है, देखिए प्योर ब्लड का मतलब होता है कि आप में, अच्छा ये प्योर ब्लड बहता कहाँ है सर, ये हम आपको बताएंगे आगे चलकर, है ना, कि हमारे शरीर में दो तरह का पाइप बिछाया हुआ है, ठीक है, दो तरह का, एक नाम है आर्टरीज और दूसरा का नाम क्या है, वेन्स। तो आर्टरी में हमेशा जो है ना बाबू, जो ब्लड बहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर ब्लड बोलते हैं। अब प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज रहता है ना, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है, और CO2 कम रहता है। याद रखिएगा, हम क्या बताएं आपको कि ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, बहुत ज्यादा, और CO2 का परसेंट क्या होगा सर, CO2 का परसेंट क्या हो जाएगा, कम होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है और CO2 का परसेंटेज कम है, उसको क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड बोलेंगे। और इम्प्योर का ब्लड का मतलब ये नहीं है कि काम का नहीं है भाई, अरे 5 से 6 लीटर ब्लड है उसमें भी आप फेंक देंगे क्या, नहीं मेरे दोस्त। मतलब क्या है कि ये इस ब्लड में क्या है बाबू, CO2 क्या है, इस बार CO2 बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन क्या है, कम है। बात समझ रहे हैं, इसको बोला जाता है इम्प्योर ब्लड। सर इम्प्योर ब्लड कहाँ बहता है, ये वेन्स में बहता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसका भी एक्सेप्शन है और इसका भी एक्सेप्शन है, जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब हम उसमें पूरी चीज की जानकारी देंगे। और याद रखिएगा कि इस प्योर ब्लड को बोला जाता है, चूंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें ज्यादा है, याद रखिएगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस प्योर ब्लड का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पर इम्प्योर ब्लड में क्या, इम्प्योर ब्लड में क्या ज्यादा है भाई, CO2 ज्यादा है, इसका मतलब इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। ये याद रखिएगा, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है और ऑक्सीजन परसेंटेज कम है। यहां तक में आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर।